हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दिव्य मनोहर जोशी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जल्द ही से आपके सामने यूके ट्रिपल एससी का पूर्ण सिलेबस लेके आऊंगा, जिसमें उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य तर्क शक्ति है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं सामान्य हिंदी से, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी में हिंदी का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिसकी हिंदी मजबूत है वो 20% में से अगर 20 नंबर की हिंदी आती है तो 20 में से 20 नंबर ला सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी में सबसे पहला टॉपिक था हमारा वर्ण। तो वर्ण से आज हम अपनी बात को, अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ण, हम स्टार्ट करेंगे। वर्ण वर्ण क्या है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि हिंदी की सबसे जो छोटी इकाई है उसे ध्वनि कहते हैं, और इस ध्वनि को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि हिंदी का विकास क्रम क्या है। तो हिंदी किससे बनी है? संस्कृत से बनी है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत ने फिर अपभ्रंश का रूप लिया, अपभ्रंश ने फिर अवतृत का रूप लिया। उसके बाद क्या बनी? प्राचीन, प्रारंभिक। जैसे पहले से हम शादी को शादी बोलते थे, फिर शादी को विवाह बोलने लगे, विवाह, विवाह से भी ब्याह आ गया। तो जैसे जैसे शब्दों में परिवर्तन हो रहा है, उसी तरह से हिंदी का विकास हुआ। तो संस्कृत से हमारी क्या बन गई? हिंदी बन गई। हिंदी शब्द का विकास कहां से हुआ? हिंदी सिंधु, हिंदी का विकास कहां से हुआ? सिंधु से। सिंधु से बना हिंदू, सिंधु शब्द से क्या बना? हिंदू बना। हिंदू का जब संधि विच्छेद होता है तो हिंदू का हिंद प्लस ई, तो हिंद प्लस ई से क्या हो गया? हिंदी हो गया। तो हिंदू से हिंदी शब्द, हिंदी नाम कहां से आया? हिंदू से आया। ठीक है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता चलूं, जो पेपर में, हर पेपर में लगभग ये क्वेश्चन हिंदी से बनने की चांसेस रहते हैं। भारतीय संविधान में पेपर में आ सकता है कि भारतीय संविधान में कितने से कितने अनुच्छेद तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। क्या कहा? भारतीय संविधान में कितने से कितने अनुच्छेद तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है, ये आपसे पेपर में पूछ सकता है। तो कितने से कितने तक किया गया है? 343 से 351, मतलब 343 से लेके 351 अनुच्छेद तक भारतीय संविधान में किसका वर्णन किया गया है? राजभाषा का वर्णन किया गया है। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों पेपरों में, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता ही है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन आपको हिंदी दिवस की जो राजभाषा हिंदी दिवस में कह रहा है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? 14 सितंबर को तो लिया ही गया, क्योंकि उस दिन क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया। तो आपको कंफ्यूज हो गया, आप सब कंफ्यूज जाएंगे। तो कब दिया गया? 1949, 1949, हमारे देश का जब संविधान लागू होना था उससे 1 साल पहले, और हमारा देश जब आजाद हुआ उससे 2 साल बाद। ऐसे करके आप इसको लॉजिकली याद कर सकते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? 1949 में लिया गया। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी हिंदी की तरफ। तो हिंदी का जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है? वर्ण। तो पेपर में पूछेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दे देगा वर्ण, स्वर, व्यंजन या संधि, या इस तरह के कोई भी 4 ऑप्शन बना देगा। और ये पेपर में क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, पूछा गया है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों, वर्ण का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पे किया गया है। एक है उच्चारण के आधार पर, एक है लेखन के आधार पर। अगर उच्चारण के आधार पर वर्णों की बात करें तो उच्चारण के आधार पे जो वर्ण होते हैं 45 होते हैं। और लेखन के आधार पे बात करें तो लेखन के आधार पे वर्णों की संख्या बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। अच्छा, वर्ण के अंदर क्या क्या आती है? वर्ण के अंदर आता है स्वर और व्यंजन। वर्ण किससे बनते हैं? स्वर और व्यंजन से। वर्ण के अंदर क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन आते हैं। स्वर और व्यंजन आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, 45 तो वर्ण हैं हमारे, लेकिन 45 वर्णों में क्या क्या होंगे? 45 वर्णों में 10 आते हैं स्वर, प्लस 35 क्या आते हैं? व्यंजन।
जो उच्चारण के आधार पे हमारा वर्ण थे 45 प्रकार के थे, उसमें 10 क्या है स्वर और 35 क्या है व्यंजन। लेकिन अगर लेखन के आधार पे हम बात करें तो 52 है। तो ये 45 से 52 कैसे हुई, चलो ये देखते हैं। लेखन के आधार पे जो स्वरों की संख्या 10 से बदल के कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। प्लस व्यंजन कितने रहते हैं, व्यंजन 35 के 35 ही रहते हैं। व्यंजन आपके उच्चारण के आधार पे भी उतने ही थे और लेखन के आधार पे भी उतने ही है। इसमें क्या चीज बढ़ जाती है, इसमें प्लस हो जाता है 4 संयुक्त व्यंजन। क्या, 4 संयुक्त व्यंजन इसमें क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वर क्या होता है। स्वर क्या होता है, देखो स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, मैं दोनों चीज आपको बताता हूं। तो दोस्तों स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं होती है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वह स्वर कहलाते हैं, जैसे अ ई उ। अच्छा व्यंजन क्या होते हैं, मैंने बताया आपको, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन। अगर स्वर नहीं होते तो व्यंजन नहीं होते। स्वर नहीं होते तो अगर अगर स्वरों का निर्माण नहीं होता तो व्यंजन कभी नहीं बन पाते। व्यंजन के अंदर क्या आते हैं, क का की। जैसे आपको मैं बताऊं कैसे हो रहा है, ये स्वर की सहायता से कैसे बोले जा रहे हैं। जैसे आप देखिए क लिखते हैं हम यहाँ पर, तो क बोलते हैं तो क की लास्ट में ओ आ रहा है। का बोलते हैं तो का की लास्ट में क प्लस आ रहा है। ठीक है, छोटी की बोलते हैं तो की के लास्ट में क प्लस छोटी ई आ रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं ओ आ ई जो लास्ट में जुड़ा है, तो ये किसकी सहायता से बन रहे हैं, स्वर की सहायता से। इन क को बोलने के लिए ओ की जरूरत पड़ रही है, का को बोलने के लिए आ की जरूरत पड़ रही है, की को बोलने के लिए छोटी ई की जरूरत, या बड़ी की को बोलेंगे तो बड़ी ई की जरूरत पड़ेगी। तो इनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता पड़ रही है, इसलिए इनको व्यंजन कहते हैं। जबकि जो स्वर हैं वे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे ओ को बोल रहे हैं तो ओ के लास्ट में ओ ही आ रहा है, ई के लास्ट में ई आ रहा है, तो यह क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, क्या, स्वर। और व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। मेरे विचार से आप समझ गए होंगे। तो स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का भी वर्गीकरण है। स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पे है, 6 आधार पे है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला आधार है मात्रा के आधार पे अथवा उच्चारण काल के आधार पे। जैसे हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो उसमें कौन सी मात्रा लग रही, आ की मात्रा लग रही, ई की मात्रा लग रही, ऊ की मात्रा लग रही, अथवा मात्रा के आधार पे या फिर उच्चारण काल के आधार पे। उच्चारण काल से क्या तात्पर्य है, किसी वर्ण को बोलने में कितना आप समय ले रहे हैं, कितना समय लग रहा है। तो सबसे पहले मात्रा तथा उच्चारण काल के आधार पे जो स्वर है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अब मैं इसके उदाहरण देता हूं कि कैसे। ह्रस्व स्वर क्या होती है, जिन स्वरों को बोलने के लिए बहुत कम उच्चारण काल की आवश्यकता होती है, या फिर जिन जिन शब्दों का उच्चारण करने की, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए कम से कम समय का क्या होता है, कम से कम समय लगता है उच्चारण काल के। या फिर ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण के लिए कैसे कितनी मात्रा चाहिए रहती है, केवल एक मात्रा चाहिए रहती है। जैसे अ बोल रहे हैं तो अ में केवल एक मात्रा है, ई में केवल एक मात्रा है, ऊ में छोटा ऊ है। तो इनमें एक जिन स्वरों को उच्चारण के लिए एक मात्रा की आवश्यकता होती है, अथवा आप ये कह सकते हैं कि जिन स्वरों को उच्चारण के लिए बहुत कम न्यून समय की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों को के उच्चारण के लिए ह्रस्व में जितना समय लग रहा है उससे अधिक समय की आवश्यकता हो। ठीक है, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे या लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अच्छा, दीर्घ स्वर की एक और डेफिनेशन क्या है, दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिसमें दो मात्राएं लगती हैं। जैसे ओ ने में आ लग गया, देखो आ दो मात्रा लगी है, ई में बड़ी दो मात्रा लगी है, ओ में बड़ा ओ दो मात्रा लगी, ए में बड़ा ए दो मात्राएं। तो जिन वर्ण को उच्चारण में, जिन वर्णों का देखेंगे आप लेखन करेंगे तो अगर दो मात्राएं लगेंगी तो दीर्घ, और सिंगल मात्रा लगेगी तो। अच्छा, तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अच्छा, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, और प्लुत स्वर में जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसको क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का उपयोग कहाँ पर होता है, जैसे हम किसी को पुकारते हैं या नाटक के संवादों में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। जैसे नाटक के संवादों में राम को राम नहीं बोला जाता, रामचर, तो इसको बहुत लंबा खींच दे, रामचरत, तो बहुत लंबा खींच दे रहे हैं इस शब्द को। या फिर आप यह भी कह सकते हैं, राम की जगह आप ओम लीजिए, आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम
में इसको बहुत ही ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं। तो जब हम किसी शब्द को बहुत ज़्यादा लंबा खींचते हैं तो वह किसके अंदर आ जाता है, प्लुत स्वर के अंदर आ जाता है। अगली चीज है जीभ के प्रयोग के आधार पे। जीभ का देखो, पहले तो मात्रा और उच्चारण काल के आधार पे था, दूसरा क्या है, जीभ के प्रयोग के आधार पे। जीभ के प्रयोग के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर का क्या मतलब है, जब हम जीभ का प्रयोग करते हैं, जीभ अगर हमारे अग्र भाग में लगती है, मुंह के अग्र भाग में या दांतों की तरफ, अग्र भाग मतलब दांत में या होठों में जीभ लगती है तो उसे अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर जब जीभ हमारे बीच में लगती है, बीच में मतलब तालू में लगती है, उसे क्या कहते हैं, मध्य स्वर। मध्य भाग में जब जीभ मुंह के मध्य भाग में अथवा तालू में लगती है उसे मध्य स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर क्या कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम आता है, या फिर जीभ पीछे की तरफ लगती है या जीभ का पीछे का भाग काम आता है, उसको क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर, पश्च स्वर के बाद क्या आता है, मुख द्वार खुलने के आधार पे। मुख द्वार खुलने के आधार पे जो स्वर है वह 4 प्रकार के होते हैं, विवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर, संवत स्वर, अर्ध संवत स्वर। विवर्त स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, मुख द्वार पूरा, विवर्त मतलब ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलेगा उसे विवर्त स्वर कहेंगे, जैसे आ। अर्धविवर्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुलता है, विवर्त मतलब पूरा खुलता है, अर्धविवर्त मतलब आधा खुलता है। संवत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, लगभग क्या रहता है, बंद, जैसे ई ऊ, तो लगभग आधा बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, उसे संवत कहते हैं। अर्ध संवत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है, जैसे विवर्त में खुला रहता है, अर्धविवर्त में आधा खुला रहता है, और अर्ध संवत में आधा बंद रहता है, और संवत में लगभग बंद रहता है। अच्छा, ओठों की स्थिति, ओठों क्या, ओठों से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ओठों का मतलब होता है होठ, जो हमारे होठ होते हैं, ठीक है। ये जो स्वरों का वर्गीकरण ये किस आधार पे हुआ, ये तो आप समझ गए होंगे। इनका वर्गीकरण इस आधार पे हुआ कि स्वरों को बोलते समय हमारा किस किस मुंह के किस किस पार्ट का प्रयोग हो रहा है, हमारे कंठ का प्रयोग हो रहा है या जिस जिस की चीज का प्रयोग हो रहा है, तो उस चीज को इस यहाँ पे लिया गया है। अच्छा, ओठों की स्थिति के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, अवरतमुखी और दूसरा व्रतमुखी, अवर्तमुखी और व्रतमुखी। अच्छा, ओठों की स्थिति के आधार पे 2 प्रकार के हैं, अवर्तमुखी और व्रतमुखी। अवर्तमुखी क्या होती हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख गोलाकार नहीं होता, मुख गोलाकार नहीं होता, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख गोलाकार नहीं होता उन्हें अवर्तमुखी कहते हैं। व्रतमुखी क्या होती है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख गोलाकार होता है उसे व्रतमुखी कहते हैं। उदाहरण में ओ आई ई, इसमें मुंह गोलाकार नहीं हो रहा, ओ आई में नहीं हो रहा, बोल के देखिए आपको पता चलेगा। और व्रतमुखी गोलाकार होते हैं, ओ ओ ई ऐसे बोलेंगे तो आप मुंह क्या होगा, गोलाकार होगा। ओ ए ऐसे बोलोगे तो आप मुख गोलाकार होगा, और अव्रतमुखी में मुख गोलाकार नहीं होगा। अच्छा, अगला क्या आता है, अगला आता है नाक व मुंह के आधार पे। नाक व मुंह से उच्चारण के आधार पे, नाक और मुंह से उच्चारण के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, निर्नुरासिक और अनुनासिक। निर्नुरासिक, अनुनासिक। निर्नुरासिक में क्या होता है, मुंह से उच्चारण होता है, वो जो शब्द बोलेंगे आप उसका उच्चारण कहाँ से होगा, मुंह से होगा, ठीक है, जैसे ओ आ ई ऊ, ठीक है, ये मुंह से हो रहा। अनुनुनासिक क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण मुख प्लस नाक से होता है, जैसे आपने कोई ण, च ऐसे कोई वर्ड बोलते हैं तो उनका उच्चारण मुंह के साथ साथ उसमें उसके उच्चारण में किसका प्रयोग होता है, अंग, उसमें किसका प्रयोग होता है, उसमें नाक का प्रयोग भी होता है मुख के साथ साथ। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख तथा नाक दोनों का प्रयोग होता है उसे अनुनासिक। अच्छा, जिन वर्णों के उच्चारण में खाली मुंह का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, निर्नुनासिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आज हमने स्वरों का अध्ययन किया, अगली अगली वीडियो में हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। वर्ण के हमारे 2 भाग थे, वर्ण के अंदर एक आता है स्वर, एक आता है व्यंजन। स्वरों का पूर्ण रूप से अध्ययन हम कर चुके हैं, व्यंजन का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको यह बताऊंगा कि स्वर जैसे हमने पढ़ तो लिया, लेकिन स्वर से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन स्वर से बन सकते हैं। तो किस तरह के बन सकते हैं, जैसे आपको कोई वर्ड दे देगा, जैसे आपको ओ ही दे देता है, ठीक है ना, ओ किस ओ आता है, ओ से किस तरह से आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि अ वर्ण क्या कहलाती है, अ वर्ण क्या कहलाते हैं, नीचे से ऑप्शन दे दिया आपको, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या विवर्त, ठीक है, ऐसे कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन आपसे पूछता है अ वर्ण, अ वर्ग क्या कहलाते हैं, अ वर्ण, तो आप क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। उसमें ऑप्शन में एक ह्रस्व स्वर होगा,
वर्ण है वो क्या कहलाता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। वैसे ही आपसे एक और क्वेश्चन पूछ देगा, रा ऐसे एस एस बना देगा, ओम के आगे एस एस बना देगा, यह क्या कहलाती है, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर या फिर संवृत स्वर या अर्घ स्वर कहलाती है, क्या कहलाती है, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको याद होना चाहिए जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत लंबा समय लगता है, जैसे हम नाटक के समय बोलते हैं या फिर किसी को पुकारते समय बोलते हैं, तो प्लुत स्वर होते हैं। तो राम किसके अंदर आ जाएगा, प्लुत स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। या फिर आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जिन 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 स्वरों के उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुलता है उस स्वर को क्या कहते हैं, विवर्त कहते हैं, अर्धविवर्त कहते हैं, संवत कहते हैं, अर्धसंवत कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मुख हमारा पूर्ण रूप से किस स्थिति में खुलता है, विवर्त में। विवर्त को इंग्लिश में आप याद कर दीजिए, ओपन। ओपन का मतलब आपको खुला पता ही है। यह आपसे पूछ सकता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है उसे क्या कहते हैं, विवर्त कहते हैं, अर्धविवर्त कहते हैं, संवत कहते हैं, अर्धसंवत। तो आपको पता होना चाहिए उसे क्या कहते हैं, संवत कहते हैं। ठीक है, आपसे पेपर में आ सकता है कि किस स्थिति में वर्णों का उच्चारण करते समय, किस स्थिति में जो हमारे होठ हैं या ओठ हैं यह गोलाकार नहीं होते। तो आपको पता होना चाहिए अवृतमुखी। या गोलाकार होते हैं तो पूछ देगा व्रतमुखी। यह आपसे पेपर में ये पूछ सकता है कि व्रतमुखी के इनमें से कौन सा व्रतमुखी का उदाहरण है, अ आ ई ओ दे देगा, तो आपको ओ पता होना चाहिए। या पेपर में आ जाएगा कि इनमें से कौन से अव्रतमुखी के उदाहरण हैं। तो इस तरह से आपको इसको डिटेल में आपको पढ़ना होगा, तभी आपको आएगा। या आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको एक वर्ड दे दिया जाता है अंगह, आपसे कहेगा कि यह शब्द का उच्चारण कैसे होता है, निनुनासिक से होता है, अनुनासिक से होता है, अवृतमुखी से होता है, ठीक है, अवृतमुखी से होता है या व्रतमुखी से होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए अंग का उच्चारण हमारा किससे होता है, अनुनासिक से होता है। या आपको इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं, किससे, स्वर से। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना भूल गया, स्वर से एक रिलेटेड क्वेश्चन यह भी आता है कि उच्चारण के आधार पे जो स्वर हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको मैं उच्चारण के आधार पे मैं आपको स्वर बता चुका हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि उच्चारण के आधार पे स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, और आपसे पूछ दिया कि लेखन के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कितने प्रकार के, 13 प्रकार के। देखो यहाँ 10 थे, यहाँ 13। तो या फिर आपको स्वर पूछ देगा, या खाली ये सीधे सीधे पूछ सकता है कि उच्चारण के आधार पे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। क्या पता उसने यूके ट्रिपल एस सी का कोर्स है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको उच्चारण के आधार पे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं यह नहीं पूछ दिया, आपसे पूछ दिया कि उच्चारण के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। और आपसे पूछ देगा कि संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, व्यंजन का तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। एक आता है ज्ञ, एक आता है श्रौ, एक आता है त्रौ, और एक आता है क्षत्रिय वाला छ। ये चार व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। किसमें आते हैं, संयुक्त व्यंजन में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों मैं जहां तक मैं सोचता हूँ वर्ण के अंदर जो स्वर था, स्वर से रिलेटेड हमारा पूर्ण रूप से सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और अगली वीडियो में हम इसी तरह वर्ण को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर जरूर दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए। तो क्योंकि दोस्तों जितने हमारी वीडियो में व्यू आएंगे, हमारा प्रोत्साहन, हमारा उत्साह उतना ही बढ़ता रहेगा। आपके हमारे वीडियो में जितने अच्छे व्यूज आएंगे, हम अगली वीडियो में उतने अच्छे प्रोत्साहन से पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।